नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जैन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंड बढ़ चुकी है और आज मैं मौजूद हूं वैभव वालिया जी के साथ, जो कि कैंट विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कैसे हैं वैभव जी? बहुत दोबारा बढ़िया। हमारा एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया। प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। चलिए, आज हम चलते चलते बातचीत करेंगे, बैठ के ज़रूर काफ़ी ज़रूर इंटरव्यूज हो ज़रूर गए। ज़रूर ज़रूर। ठीक है। आपके जो होर्डिंग्स है, बैनर्स है, वो बहुत जगह दिखाई दे रहे हैं। जी। उनमें लिखा हुआ भी है कि आज तक जो सरकारें रही है उन्होंने गुमराह करने का काम किया है, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। इस तरीके का आपका लिखा हुआ दिख रहा है। अब मुझे आप ये बताइए कि 10 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया है। आप खुद गुमराह हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप? देखिए, हमने लोगों से ये कहा है हम्म, पर्टिकुलरली कि जितनी भी सरकारें रही हैं हम्म, उन्होंने उत्तराखंड जो हमारा एक सपनों का प्रदेश हमारे आंदोलनकारियों का था, हम्म, कहीं ना कहीं आज भी हम वो सपनों के हमारे प्रदेश से बहुत दूर हैं। अच्छा। जब हमारे प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे थे जो लोग, जो हमारे आंदोलनकारी शहीद भी हुए, हम्म, उन लोगों ने ये सोचा था कि भैया उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्र की, जो हमारा एक पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो एक अलग प्रदेश होगा, अपना प्रदेश होगा, तो बेहतर रोज़गार के अवसर होंगे, जीवन बेहतर व्यतीत किया जा सकेगा, व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। हम्म, मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी हम वो सपनों के प्रदेश से बहुत दूर हैं। आज भी पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी के लिए, हम शिक्षा का हब हैं। देहरादून पर्टिकुलरली में आपको स्कूल की सबसे अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसी शिक्षा जो शायद पूरे देश में बहुत गिने चुनी जगहों पे मिलती है। तो अब अगर हम अपने मानव संसाधन को, अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स को सबसे बढ़िया हम शिक्षा दे रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, उसकी नींव रख रहे हैं, तो हम उसे उसकी शिक्षा के मुकाबले रोज़गार के अवसर आज भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो उसमें अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल भी कोई वो नहीं रहा है। एक चीज़ की मुझे खुशी ये है कांग्रेस पार्टी से होते हुए कि क्यों मैं कांग्रेस से हूँ भी, और आपको ये लगेगा कि अपनी पार्टी के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो ईमानदारी की बात है कि प्रदेश बनने के बाद में जो पहली कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें नारायण दत्त तिवारी जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जो पूरे 5 साल उत्तराखंड में राज करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, उन्होंने जितने इंडस्ट्रीज़ लगाए थे, उन्होंने जितने लोगों को रोज़गार दिया, उतना कोई भी सरकार नहीं कर पाई। अच्छा, लेकिन अब एक बात इसमें ये भी आती है ना कि आप बोल रहे कांग्रेस को, आप यहाँ पर बचाव भी कर रहे हैं, कांग्रेस का प्यार दिख रहा है मैं आपका? बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात कर रहा हूँ इसमें। और ये कोई किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। लेकिन 10 साल तो राज किया है कांग्रेस ने। बिल्कुल राज किया है, किया है ना? कांग्रेस ने बिल्कुल राज किया है। इवन आप ये भी देखोगे कि जब हरीश रावत जी की ने भी जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा, जब उनकी भी सरकार जो है यहाँ से गई, तो बेरोजगारी दर आप उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ पे 3% था जब हरीश रावत जी ने छोड़ा। आज हमारे यहाँ पे 24.6% है। और ये मैं नहीं कहता, ये CMIE का डेटा कहता है, वो एजेंसी मेरी एजेंसी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की अगर हालत देखी जाए, उन 10 सालों का भी अगर हम आकलन करें, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप एक गलत पार्टी के साथ टिकट मांग रहे हैं, फिर ऐसी पार्टी के साथ टिकट मांगे कोई फायदा नहीं ना? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए सिडकुल किसने बनाया? नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने बनाया। सेलाकुई वाले को स्ट्रेंथन किसने किया? नारायण दत्त तिवारी जी ने करा। हरिद्वार में सारी कंपनियां जितनी भी हैं, हीरो होंडा से लेके मतलब JCB से लेके सारी कंपनियां किसने बसाई? नारायण दत्त तिवारी जी ने बसाई। हमारे यहाँ उत्तराखंड में जब हरीश रावत जी थे, हरीश रावत जी ने बुजुर्गों को तीर्थ कराने की योजना लेके आए, महिलाओं को उनकी कन्याओं के विवाह के लिए उनको मदद लेके आए, हर परिवार से बुजुर्गों की पेंशन देनी शुरू करी। इनकी सरकार ने क्या करा कि एक परिवार में हम एक ही को पेंशन देंगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक परिवार में ही कोई विधवा भी है, एक परिवार में ही कोई बुजुर्ग भी है, तो क्या वो दोनों पेंशन के हकदार नहीं है? लेकिन इनकी सरकार ने आते ही बंद कर दिया कि नहीं, एक परिवार में हम एक को पेंशन देंगे। तो मैं अगर दोनों पार्टियों का आकलन करता हूं, कांग्रेस और भाजपा का, तो मुझे कांग्रेस का काम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, बहुत बेहतर दिखाई देता है। और इसके भी अलावा एक कदम बढ़ के भी अगर मैं बात करूं, तो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, जो सेंट्रल लीडरशिप भी है, मेरे को ये दिखाई देता है कि उनकी जो योजनाएं भी होती हैं, उनकी योजनाएं गरीबों को मदद करने वाली योजनाएं होती हैं। अगर वो न्याय योजना की बात करते हैं, तो न्याय योजना में वो गरीबों के खाते में पैसा डालना चाह रहे हैं। तो वो ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, मुझे दिखाई देते हैं कि वो अडानी अंबानी
तो मुझे सिर्फ ये दिखाई देता है कि आप देखिए ना कि कोरोना की महामारी के दौरान भी हर एक की आमदनी कम हुई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आमदनी दुगनी हुई हो, 3 गुनी हुई हो। है कोई आपकी नज़र में? ऐसा कोई गरीब परिवार मैंने नहीं देखा जिसकी आमदनी 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हुई हो। अडानी अंबानी की आमदनी 100 गुना बढ़ गई कोरोना महामारी के दौरान। तो 2 ही लोग देश को बेच रहे हैं, 2 ही लोग खरीद रहे हैं। तो ऐसी पार्टी के साथ में मैं अपने आप को संबद्ध नहीं करता। एक पोस्टर पे आपने लिखा है, थोड़ा मैं जूम करके भी दिखाऊंगी, उत्तराखंड में नहीं होगी अब बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और पलायन की मार, जब आएगी देवभूमि में कांग्रेस की सरकार। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अभी भाजपा है, इससे यहाँ पर पलायन, भुखमरी या फिर महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस आएगी तो ये सब कुछ हट जाएगा यहाँ से। यही हमारे मुद्दे हैं, चुनाव के जो मेन मुद्दे हैं। और दुर्भाग्यवश बात है कि पिछले कई चुनावों से भी यही मुद्दे चले आ रहे हैं और आज भी यही मुद्दे हैं। लेकिन जनता नहीं पचा पा रही है ना इन सारी बातों को। नहीं, क्यों नहीं पचा पा रही है? आप देखिए ना, हम अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया हम, पहली बात है कि हमारे प्रदेश में 1 लाख के करीब पद खाली पड़े हैं, जिनको नए पद सृजित करने की भी जरूरत नहीं है, उन पदों का सृजन करने का भी जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी खाली हैं, जो पोस्टें आप ही ने बना रखी हैं, उन पे जो है लोग अभी नहीं काम कर रहे हैं, तो उन पोस्टों को तो आप सीधे सीधे भर सकते हैं। तो हमारी कांग्रेस की सरकार कहती है कि 1 साल में हम सबसे पहले वो पदों को भरने का काम करेंगे। जब तक नहीं करेंगे, तो हर बार हर पार्टी करती है, जिस समय मैनिफेस्टो तैयार किए जाते हैं ये बात तो प्रमुखता के साथ लिखे जाते हैं। मैं अपने पूरे कैंपेन में हर जगह ये बात कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है और जिन मुद्दों की बात मैं अपने कैंपेन में कर रहा हूँ, अगर मेरी पार्टी ने भी लोगों के साथ में छल किया और मेरी पार्टी ने भी लोगों के ये वादों को पूरा नहीं किया, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ भी धरने पे बैठूंगा, मैं अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। हम जो युवा लोग हैं, हमारे अंदर थोड़ा ईमान धर्म अभी बचा है, इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। ना हमारे पास में, हम लोग शिक्षित लोग हैं, हमारे पास में और भी अवसर थे, लेकिन ये जो फील्ड है, इस फील्ड को नए लोगों की ज़रूरत है। मतलब आप जनता के लिए रहेंगे? 100% रहेंगे, 100% रहेंगे। हम लोग चोरी नहीं करेंगे, दलाली नहीं करेंगे, ऑन कैमरा कह रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दिमाग नहीं लगाएंगे। हम जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। हमें लगता है इस फील्ड में बहुत काम किया जा सकता है, इसीलिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं तो बल्कि कॉल दे रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड यंगस्टर्स आएँ, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भैया ये ऐप है, ये बारिश यहाँ की यहाँ करा सकता हूँ मैं मेरी ऐप से। तो हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है ये बातें सुन के ना। वो कहते हैं कोरोना एक जीव है, उसको भी जीने का अधिकार है। अरे भैया, उस जीव ने तुम्हारे विश्व में करोड़ों लोगों को मार दिया है, तुम कह रहे हो उस जीव को जीने का लेकिन ऐसी मशीनें भी तो है, एक साइड से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकल जाता है। ऐसी कोई मशीन नहीं है। ये क्या है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज़ है। वो फेक न्यूज़ जो है, अब उसको देखिए, पता है क्या होता है, ये जो चीज़ है ना, ये जो बात है, ये बहुत गंभीर बात है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो झूठ का कारोबार करते हैं ना, ठीक है, कई बार हमारे को उसमें क्या होता है कि विपक्षी नेताओं की थोड़ी बहुत धुलाई आप अपने उस पर कर लेते हो, या थोड़ा बहुत हंसी का सामान मिल जाता है। लेकिन एक और जो उससे गंभीर बात यह है कि उन्हीं झूठ के माध्यम से कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं। इसलिए मैं फेक न्यूज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी वालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इनके मतलब वैल्यूज़ हैं, हमारे अपने वैल्यूज़ हैं। अच्छा, आपकी प्राथमिकता क्या है? क्योंकि आप अपनी पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट करें, आपकी प्राथमिकता क्या है? चुनाव लड़ना है कि पार्टी आपकी प्राथमिकता है? क्योंकि अगर मैं बता देता हूँ। नहीं, मैं आपसे सवाल पूरा कर लेती हूँ। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या आप पार्टी के सच्चे सिपाही बन के पार्टी का साथ देंगे, या बागी होकर अपना इंडिविजुअल आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी प्राथमिकता है लोगों के लिए काम करना, और प्राथमिकता भी छोड़ दीजिए, ये पुराने शब्द हैं। हमारा सपना है कि हम अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सबसे मेन है हमारे लिए, इसी की वजह से हम यहाँ पे हैं। दूसरी बात है कि पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं कहता हूँ क्यों नहीं देगी, 100% टिकट देगी। मेरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे टिकट मिलेगा। लेकिन धस्माना जी, लालचंद्र शर्मा जी, इतने महारथी लोग कांग्रेसी यहाँ पर अभी हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसी क्या काबिलियत है आप में कि आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा? हमारे अंदर हमारी काबिलियत है, हमारे अंदर हमारा कॉन्फिडेंस है। इन दोनों के अंदर काबिलियत नहीं है? नहीं, बिल्कुल है उनके अंदर उनकी काबिलियत। मैंने कांग्रेस के लिए 20 से ज़्यादा कांग्रेस के लिए 20 से ज़्यादा राज्यों में काम किया है। कांग्रेस का सोशल मीडिया का सिस्टम मैंने बनाया है 20 से ज़्यादा राज्यों
राज्यों में। पर शर्मा जी लोगों का इन सब का कहना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया है। उनको पार्टी ने, जो हमारे सारे लोग हैं सीनियर लोग, सबके लिए पार्टी ने काम तय कर रखा है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पार्टी ने काम नहीं दिया है या उन लोगों को पार्टी कहीं हाशिए पे डाल रही है। वो भी हमारे सम्मानित साथी हैं, हमारे सीनियर्स हैं। लालचंद शर्मा जी हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी शहर की सीटों पे चुनाव लड़ाना है। धस्माना जी हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक हैं, उन्होंने पूरा मैनिफेस्टो बनाना है कि कांग्रेस क्या क्या वादे करने जा रही है, कांग्रेस सरकार में आई तो क्या करेगी, उसका रोड मैप बनाने का काम ही उनके पास है। तो ये सारे लोगों को हमने, मतलब आप बागी नहीं होंगे? बागी का मतलब ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस हमें 100% टिकट देगी, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। 100%। आप बताइए ना क्यों नहीं देगी? मैं यंग हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, कांग्रेस के लिए काम किया है, ग्राउंड पे एक्टिव हूँ, क्यों नहीं देगी? मेरे को कारण बताओ, क्यों लगता है कि नहीं मिलेगा? नहीं, काबिलियत आप जनता को काबिलियत बताइए, यही काबिलियत आप अपनी पार्टी को भी बताएंगे जैसे में आपको टिकट मिलेगा? पार्टी वाले तो देख ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो पार्टी वाले ही जूम कर करके देखते हैं एक दूसरे को, तो पार्टी वाले तो देख ही रहे हैं। बाकी मुझे मेरे लीडरशिप पे पूरा कॉन्फिडेंस है और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो मेरा कॉन्फिडेंस है। मुझे शक्ति और ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, मेरा उत्साह कहाँ से बन रहा है? तो उसमें भी मेरे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हीं लोगों के ही दिशा निर्देश के बाद में, उनसे चर्चा के बाद में ही मैं इतना काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो आप श्योर हैं? मैं श्योर हूँ। ठीक है, आपने अभी एजुकेशन की बात की। कुछ समय पहले अनिरुद्ध काला जो कि यूकेडी से उम्मीदवार हैं कैंट विधानसभा से, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने, जब मैंने एजुकेशन वाली बात की थी कि आजकल कैंट विधानसभा में ये सब भी चल रहा है, एक दो को देखा था, आपको भी देखा था, MBA लिखते हैं आप भी, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी टॉप 10 जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से MBA किया हुआ है, ऊपर से इंजीनियरिंग करी है। आप कहे तो मैं लिखवा लेता हूँ अनिरुद्ध काला इंजीनियरिंग और MBA वाला। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का इस्तेमाल इस तरीके से प्रचार प्रसार में नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का इस्तेमाल होना चाहिए कि कहाँ पर सही तरीके से काम किया जाए। ये तो फिर शिक्षा का शो ऑफ करना, दिखावा करना हो जाएगा। वो उनकी सोच है, वो अपने में ना करें, हमारी अपनी सोच है, हम अपने में कर रहे हैं। तो मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उनको जो ठीक लगता है वो करें, मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं कर रहा हूँ। जनता को तय करना है अल्टीमेटली कि उन्हें कौन बेटर रिप्रेजेंट कर सकता है, किसके ज़्यादा, मतलब वो तो पब्लिक का चॉइस है, तो मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, आप लेकिन इस बात पे तो टिप्पणी कर सकते हैं कि शिक्षा को क्या इस तरीके से प्रेजेंट करना, वो भी आज के समय में, क्योंकि लगभग लोग आज के समय पे शिक्षित हैं। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? लगभग लोग शिक्षित हैं, तभी तो हमारे नेता ये बातें कहते हैं कि ऐप ऐसी बनाओ जी, पानी यहाँ से यहाँ ले आएंगे। ये चीज़ों को, ये हमारा मैसेजिंग है स्ट्रॉन्ग उन लोगों के खिलाफ में कि भैया ऐसे लोगों को यहाँ से भगाओ और एजुकेटेड लोगों को लेके आओ। और एजुकेशन वो वाली नहीं होनी चाहिए कि फ्री पैसे देके डिग्रियां इकट्ठी कर ली। जेन्युइन जो लोग हैं, हमारे से कोई भी आके बात कर ले, उसको समझ में आ जाएगा कि हम असली वाले हैं, हम नकली वाले नहीं हैं। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके आगे से डॉक्टर लगता है। हाँ, तो मैं वही तो, तभी तो मैं असली और नकली की बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों के आगे भी डॉक्टर लगता है। वो कह रहे हैं मैं अपनी पार्टी में बात कर रहा हूँ दिल्ली कि वो ऐप को ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया तो हम उसको देश भर में लागू करेंगे। मैं उनसे कहना चाह रहा था मोदी जी की रैली में थोड़ा वो ऐप से चेक करा लेना, कहीं बारिश ना पड़ जाए। बारिश आगे कर दी ना, 1-2 दिन आगे पीछे हो गई है बारिश। हाँ बिल्कुल, वो ऐप की वजह से ही तो हुई है। मौसम साफ था उस दिन। चलिए, ये बात तो सही रही। अब थोड़ा सा मैं आपके बैकग्राउंड पे आती हूँ। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, आपके जो पिताजी थे पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो बीजेपी में आए। कभी अपने पापा से पूछा कि क्यों कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए? देखिए, उनके अपने रीजंस हैं, उनकी अपनी लाइफ है। अच्छा। उन्होंने 25 साल से ज़्यादा इस पार्टी की सेवा की। उसके बाद में उनके जो भी रीजंस रहे होंगे, उन्होंने ये पार्टी को छोड़ा। आज वो बीजेपी में है। मैं लिबरल सोच का व्यक्ति हूँ। मैं उनसे नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ इस वजह से कि आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इस वजह से आप दोबारा से वापस कांग्रेस में आ जाओ, या आप वहाँ पे क्यों गए। वो उनका फैसला है, उनका लाइफ है, उनकी अपनी। कभी कभी आप लोगों के बीच में डिस्कशन तो हुआ होगा इस बात को लेकर कि, या कभी उन्होंने मना किया होगा कि मैं बीजेपी में चला गया हूँ तो तुम भी बीजेपी में आ जाओ? नहीं, मैं ये बताता हूँ कि हमारा जो पूरा फैमिली है, मैं, मेरा भाई, मेरे फादर, हम लोग एक लिबरल सोच के लोग हैं। और मैं वही कहता हूँ कि हमारे फादर भी 25 साल से ज़्यादा उन्होंने कांग्रेस की सेवा की। आज भले ही वो बीजेपी में हो, और वो भी उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, तो वो, मैं उतना अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ और उतना लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी रखता हूँ कि मैं उन्हें फोर्स नहीं करूँगा कि आप किसी भी कारण में अपना डिसीजन चेंज करो। जो उन्हें ठीक लगता है उनको अपना करने का अधिकार है, जो मुझे ठीक लगता है वो मेरे को करने का अधिकार है। वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो मेरे को फोर्स नहीं करते हैं कि तुम ये नहीं ये करो। मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं उनको फोर्स नहीं करता हूँ कि आप ये नहीं ये करो। और वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि बाप बेटे में होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग वो अलग बात है, वो आपका अपना परिवार का मामला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में इसमें आपको माइनस मार्किंग मिल सकती है, क्योंकि वो पहले एक नेता रहे हैं कांग्रेस के, फिर बीजेपी में चले गए, कि कहीं बेटा ऐसा ना कर दे कि हमने टिकट तो दे दिया, बेटा विधायक भी बन गया, फिर कुछ साल बाद बेटा कहीं और चला गया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, बेसिक आइडियोलॉजी, वो लिबरल वैल्यूज़ पे खड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा से लिबरल वैल्यूज़ को प्रमोट किया है और सेकुलरिज्म को प्रमोट किया है और इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया है। तो कांग्रेस की वैल्यूज़ से ये मैच करता है। कांग्रेस को, मैं कांग्रेस से कैंडिडेट होने मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कांग्रेस से कि मुझे कैंडिडेट बनाओ, तो कांग्रेस मेरे को देखेगी कि वैभव कितना डिवोटेड है, कितना नहीं है। कांग्रेस में ये नहीं है कि उसका फादर क्या करता है, उसका मदर क्या करता है। मैं जब कांग्रेस में काम करने गया था तो इस वजह से नहीं गया था कि मेरे फादर वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हरीश रावत जी उन लोगों से काफ़ी खफा रहते हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, उनका रवैया काफ़ी सख्त रहता है। कोई बात नहीं, वो उनका अपना चॉइस है। वो हरीश रावत जी देखें, हरीश रावत जी किससे सख्त हैं, किससे नहीं है। मुझे इतना पता है कि हरीश रावत जी अपने इस बेटे को बेटे के समान प्यार करते हैं। तो मुझे वो विश्वास है, वो मेरा और हरीश रावत जी का रिश्ता है। वो मेरे लिए पितृतुल्य हैं, वो मुझे बेटे जैसा प्यार देते हैं, तो वो मुझे पता है। तो वो किससे क्या खफा रहते हैं, किससे नहीं रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो हमसे पूरे खुश रहते हैं, इतना मुझे पता है। हमको बहुत प्यार करते हैं, इतना मुझे पता है। ठीक। अच्छा वैभव जी, जब मैं अभी आ रही थी तो मैंने रास्ते पे ना एक होल्डिंग देखी थी, काफ़ी बड़ी होल्डिंग देखी थी। उस पे आपने लिखा हुआ था कि सड़कें सुधरेंगी, कुछ इस तरीके का होता है ना। अब ये स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, हो सकता है कि चुनाव से पहले पहले देहरादून बिल्कुल हमारी स्मार्ट सिटी बन जाए, बिल्कुल सड़कें सही हो जाए, क्योंकि बीजेपी को भी अपना वोट बैंक बढ़ाना है। तो फिर आप किस सड़क को सही करने की बात कर रहे हैं उसके बाद? कैंट विधानसभा में अगर आप घूमोगे, इतनी सारी सड़कें टूटी हुई हैं कि जितना समय बचा है उसमें वो ठीक कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात है, जिस तरीके का ये काम भी कर रहे हैं, कोलागढ़ में इन्होंने जल्दबाजी में एक सड़क बनाई। मैं आपको वो सड़क पे लेके चलूँगा, आप वो सड़क पे जाओ। वहाँ आज भी अगर आप हल्का सा वो करोगे तो वो सड़क निकल के आ गई। अच्छा। छोटी छोटी गलियों में ये क्या कर रहे हैं कि 10 लाख तक का जो काम होता है उसके लिए टेंडर करना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये अपने लोगों को बांट रहे हैं कि भैया कि ताकि इनके लोग जो हैं वो इलेक्शन में इनके लिए पैसा लगाएं, काम करें। तो 10 लाख तक के काम के लिए टेंडर नहीं करना है, तो ये अपने लोगों को उसको बांटे जा रहे हैं। उस काम को आप देखिए कि उसमें जेन्युइनली काम कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें टेंडर नहीं है, उसमें इतना ऑडिट नहीं है अभी के समय में। बाद में हम लोग तो उसको उठाएंगे ही, हम लोग कोई छोड़ेंगे तो है नहीं। लेकिन आज के समय में वो 10 लाख के नाम पे सरकार के पैसे की पूर्ण बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। आप इसकी जांच कर सकते हैं कि कितने 10 लाख से कम के टेंडर अभी अभी में शुरू इन्होंने प्रोजेक्ट्स इन्होंने एलोकेशंस करे, तो वो ये सारे कर रहे हैं। तो बहुत सारी सड़कें हैं जो ये नहीं ठीक कर पाएंगे। हम उन सबको ठीक करने का काम करेंगे, हम उन सब के लिए बेहतरी का काम करेंगे। और ये ज़रूरी है, मतलब 2021-22 में भी अगर आज भी लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़े, सड़कों के लिए तरसना पड़े राजधानी में, तो बाकी प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों का क्या हाल होगा, हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और तो आम आदमी आपसे ज़्यादा कुछ मांग नहीं कर रहा है। आप उसको कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, इतना तो आप दोगे ही दोगे ना। ये तो बेसिक मिनिमम है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैंने ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्टिंग करी, मैंने एनालाइज़ किया, मुझे ये पता चला कि लोग त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस से। क्या उन्हें फिर से भरोसा करना चाहिए कांग्रेस पे? देखिए, मैं लोगों से कह रहा हूँ कि हम यंग लोग हैं, हम नए लोग हैं। आपने 8 बार हरबंस कपूर जी के ऊपर विश्वास किया, 8 बार हरबंस कपूर जी को मौका दिया। हरबंस कपूर जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया या क्या किया क्या नहीं किया। जितना उन्होंने करना था, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको थैंक यू। लेकिन आप एक बार अपने इस शहर के इस आम युवा को, शिक्षित युवा को एक मौका देके देखिए। हम उनसे बहुत बेहतर काम करके देंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके का सपोर्ट मेरे को मिल रहा है, जनता डेफिनेटली हमें एक मौका देगी और हम बेहतरी के लिए काम करेंगे। आने वाले समय में मेरा ये लक्ष्य होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और युवाओं को मैं कैसे आगे ला सकता हूँ और युवाओं को कैसे मौका दे सकता हूँ। हमारे को इस स्पेस में यंगस्टर्स को लेके आना है, यंग लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, जिनके मन में चोर ना हो, जिनके मन में थोड़ा सा प्रदेश का, शहर का प्यार हो, जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो, ऐसे लोगों को लेके आना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव में मतलब सफल नहीं हो सका तो मेरे को बहुत दुख होगा। तो ये हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ये स्पेस में हमें काम करने की ज़रूरत है। यार,
सरकार अगर एक कंपनी भी होती है, उसका 50-100 करोड़ का बजट होता है, तो वो लोगों को लेके आता है IIT, IIM और अच्छे अच्छे विदेशों में काम करा हुआ एक्सपीरियंस देख के उसको अपनी कंपनी के उस पर लगाता है। हमारे प्रदेशों का हज़ारों करोड़ का बजट होता है, हम उसके यहाँ पे ऐसे लोगों लगाते हैं जो नाम के आगे तो डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ये ऐप है जी, ये बारिश, ये इधर हैं, जो कहते हैं जी कोरोना जो है वो एक जीव है। इस तरीके के बयान जो कहते हैं जी जीन से फटी हुई है, जो कहते हैं जी अमेरिका ने राज किया। तो वैभव जी, अगर हम दूसरों की इस तरीके की टिप्पणियों को उठाएंगे तो फिर नेशनल लेवल पे भी इस तरीके की कई टिप्पणियां कांग्रेस के द्वारा की गई थी। जिस समय कोरोना की वैक्सीन लगी थी, कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने कहा था कि वैक्सीनेशन होने के बाद, मतलब वो कोरोना की डोज लगने के बाद नपुंसकता आ जाती है। नहीं, वो आज 2 डोज लग गई है, मुझे तो किसी ने नहीं कहा है, बिल्कुल किसी ने नहीं कहा है। राहुल गांधी ने सबसे बढ़िया सजेशंस दिए हैं कोरोना के लिए। मतलब जब मोदी जी ने क्या करा जी, पहले ही ये नहीं समझा कि ये वायरस क्या है, ये नहीं समझा कि यहाँ पे आपका जी क्या कैसे इसे ठीक करेंगे, इसकी डिटेलिंग क्या है, सीधा आगे बोले जी 18 दिनों में महाभारत जीता था, 21 दिनों में हम इसे हराएंगे। आप पहले समझ तो लो कि क्या है। राहुल जी ने क्या करा, राहुल जी ने विदेशों में डॉक्टर्स से बात किया, साइंटिस्टों से बात किया और सजेशंस लिए, और वो सजेशंस लेने के बाद में लोगों को राय दिया। पर नेशनल मैसेज कुछ और गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो फेक यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये भी तो फेक यूनिवर्सिटी से ही गया जो आप बोल रहे हैं। नहीं, फेक यूनिवर्सिटी से कहाँ गया, ये तो आपके चैनल ने चलाया है। हमारे चैनल है कि नहीं, आपके पेज पे नहीं चला था कि इन्होंने ये बयान दिया है जी कि ये ऐप यहाँ से यहाँ बारिश कर देगा, आपने नहीं चलाया ये वाली खबर। मैं बिल्कुल डेफिनेटली चेक करूंगी इस तरीके की, क्योंकि ऐसे वाले उनका, अरे भैया वो उन्होंने मंत्रालय में बैठ के बयान दिया है, वो उनका वीडियो है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। ऐसी बातें उन्होंने खुद बोली है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि भैया जीन्स से फटी भी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में ये बात सही है कि जीन्स फटी जीन्स के आए 10 बच्चे पैदा करो अगर ज़्यादा राशन लेना है तो। अच्छा। ये बातें ये इनके लोगों ने कही हैं बातें। तो ये मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या फेक है क्या सही है, ये तो कोई भी जाके चेक कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मेरा बस उद्देश्य ये है कि ये सारी चीज़ों से हमें आगे बढ़ के काम करने वाले यंगस्टर्स को लेके आना चाहिए। वो लोग जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं उन लोगों को मौका देना चाहिए। ये सीनियर लोगों ने जितना करना था करा है, और भी मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों का भी स्पेस हो, लेकिन जितना हम यंगस्टर्स को इस फील्ड में लेके आएंगे उतना ये स्पेस बेटर होगा। ठीक है, तो आज वैभव वालिया जी से इंटरव्यू करने का खास रीज़न ये था कि कुछ बातें जो हैं वो क्लियर होके आए, जो कि अमूमन इंटरव्यूज़ पे क्लियर होके नहीं आती। पहली बात तो ये कि वैभव वालिया जी कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। 100%। बिल्कुल, वो किसी भी एंगल पे बागी नहीं होंगे, चाहे उन्हें टिकट मिले या ना मिले। मैं सही हूँ वालिया जी? बिल्कुल टिकट मिलेगा ही, लेकिन ये भी बोलो साथ साथ टिकट मिले, ये तो हमारी शुभकामना आपके साथ है और ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू। लेकिन आप बागी नहीं होंगे। 100% बागी होने का मतलब ही नहीं उठता। तो इसका मतलब यह है कि वालिया जी कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा को लिखो या मत लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ बस लोगों को जागरूक कराने के लिए है कि ठीक है, अब आप लोगों के सामने राजनीति में भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ ये कि चाहे परिवार में एक बीजेपी में हो, दूसरा कांग्रेस में हो, लेकिन इससे ना परिवार पे फ़र्क पड़ता है ना ही राजनीति में फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और भी इस तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप देखते रहिए परवत जन डिजिटल मीनाक्षी सा के साथ।